हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग आज क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर में ना हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन करेंगे, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आगे टॉपिक को पढ़ाने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ो। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। एक पुरानी बिल्डिंग को सेव करना या प्रिजर्व रखना क्यों ज़रूरी होता है? देखो, वैसे तो ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व रखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें अर्लीस्ट कल्चर के बारे में पता चलता है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किस तरीके के घरों में रहा करते थे, किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके का सैनिटेशन सिस्टम था। ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। जसपाल एंड हरप्रीत अपने घर के बाहर क्रिकेट मैच खेल रहे थे। जब वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग ना डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग को एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या नोटिस किया कि एक ऐसी बिल्डिंग है जो काफ़ी टूट चुकी है और काफ़ी पुरानी है। ऐसी बिल्डिंग को लोग एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जसप्रीत एंड हरप्रीत थोड़े से ऐसे सरप्राइज तो होंगे कि ये लोग इस खंडर सी बिल्डिंग को एडमायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे उस खंडर बिल्डिंग को हॉन्टेड हाउस कहकर बुलाते हैं। वैसे तो देखो, आप सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते होगे, हम सब ने बचपन में ये काम किए हैं कि खंडर सी जो बिल्डिंग होती थी जिसमें कोई नहीं रहता था, हम उनको हॉन्टेड हाउस करके ही बुलाते थे, राइट। तो डिलैपिडेटेड का मीनिंग जानिए। यहाँ पर डिलैपिडेटेड का मतलब होता है खंडर। ठीक है, जो बिल्डिंग बिल्कुल टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है और उसमें अब कोई नहीं रहता, ऐसी बिल्डिंग को हम डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग कहते हैं। अब जो लोग ना यहाँ पर इस ओल्ड बिल्डिंग को एडमायर कर रहे थे, उनमें से एक आदमी कहता है, लुक एट द आर्किटेक्चर, मतलब बिल्डिंग के डिज़ाइन को देखो कितना सुंदर है। फिर एक विमेन कहती है, हैव यू सीन द फाइन वुडिंग कार्विंग, कि वुड के ऊपर जो कार्व की हुई है, मतलब जो नक्काशी की हुई है, वो कितनी सुंदर है। अब इन्हीं में से एक आदमी ये कहता है कि हमें ना एक लेटर लिखना चाहिए मिनिस्टर को, ताकि वो इस ब्यूटीफुल से हाउस को प्रिजर्व कर सके एंड रिपेयर भी करवा सके। अब ऐसा सुनकर ना ये जो जसपाल एंड हरप्रीत हैं, ये वंडर करने लगते हैं, ऐसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लोग ऐसी र्यून एंड ऐसी ओल्ड सी बिल्डिंग में किस तरीके से इतने इंटरेस्टेड हैं, इनको क्या मज़ा आ रहा है इस ओल्ड बिल्डिंग को देखने में और इसको प्रेज करने में। सो आइए इन्हीं चीज़ों को अब हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ओल्ड बिल्डिंग से हमें क्या क्या जानने को मिलता है। सबसे पहले द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव अ स्टोरी टू टेल। अगर हम ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी इमारतों की बात करें तो हर पुरानी इमारत की कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। आपको कोई ना कोई कहानी तो सुनने को मिल जाएगी हर पुरानी इमारत के बारे में। नियरली 150 ईयर्स अगो, मतलब लगभग 150 साल पहले, रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। देखो, 150 साल पहले जब पहली बार पंजाब में रेलवे लाइंस के लिए ट्रैक्ट्स बिछाई जा रही थी और जो इंजीनियर्स इस रेलवे लाइन पर काम कर रहे थे, उन इंजीनियर्स को एक साइट मिली। उस साइट का नाम क्या था? हड़प्पा। और जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये ध्यान रखना कि इन इंजीनियर्स को, जो पंजाब में रेलवे लाइंस के ट्रैक्ट्स को बिछा रहे थे, उनको ये साइट मिली थी। और ये साइट ना इनको अचानक से मिली, स्टम्बल्ड मतलब अचानक से मिली थी, इन्होंने इसको खोजा नहीं था। तो जब ये यहाँ पर काम कर रहे थे ना, तो काम करते करते इनको ये साइट यहाँ पर मिल गई। एंड हड़प्पा, दैट इज़ प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंट दैट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब इन इंजीनियर्स ने इस हड़प्पा साइट पर ये देखा कि यहाँ पर पत्थरे ही पत्थरे हैं, ईंटें ही ईंटें हैं। तो इनको ना ये साइट एक माउंड की तरह लगी। माउंड क्या होता है? टीला होता है। तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें यहाँ पर हैं हड़प्पा में, एंड रेडीमेड ईंटें मिल रही थी। तो इसीलिए इन इंजीनियर्स ने क्या करा, दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ की ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी इमारतें इस हड़प्पा साइट पर थी ना, वहाँ से इन्होंने हज़ारों की संख्या में ईंटें उठाई और
ये लोगों ने उन ईंटों को यूज़ किया रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए। समझे मेरी बात? क्या समझे यहाँ पर कि इन्होंने हड़प्पा से हाई क्वालिटी ब्रिक्स ली और जहाँ पर ये पंजाब में रेलवे लाइंस के लिए ट्रैक्स बिछा रहे थे वहाँ पर इन ईंटों का यूज़ किया, क्योंकि रेलवे लाइंस बिछाने के लिए ईंटों का भी यूज़ होता है। सो वहाँ पर इन्होंने ईंटों का यूज़ किया। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि इंजीनियर्स ने ना हज़ारों की संख्या में ईंटें उठा ली थी, तो इससे हुआ ये कि बहुत सारी बिल्डिंग्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई थी। अब ये जो ऊपर हमने पढ़ा इंजीनियर्स के बारे में, ये है बात 150 ईयर्स अगो की, मतलब 150 साल पहले की। लेकिन कुछ लगभग 80 साल पहले क्या हुआ कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको ये साइट मिली। आर्कियोलॉजिस्ट का काम ही यही है, जो पुरानी इमारतें हैं उनको ढूंढ निकालना, मतलब अर्लीस्ट सिटीज़, अर्लीस्ट लोगों के बारे में ये लोग तो डिस्कवरी करते रहते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये साइट ढूंढी एंड उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई दैट इट वाज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे इस इंडियन सिविलाइजेशन में जो ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं उनमें से एक ओल्डेस्ट सिटी कौन सी है? हड़प्पन। ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। तो हड़प्पा जो है ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, कि हड़प्पा पहली सिटी है जिसकी खोज की गई थी। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। एंड जिस तरीके से हड़प्पा बिल्डिंग थी ना, हड़प्पा में सिटी में जिस तरीके की बिल्डिंग्स थी, ऐसी बिल्डिंग्स बहुत जगह पाई गई। सो ऐसी सिमिलर बिल्डिंग्स को कुल मिलाकर क्या कहा गया? उन सभी बिल्डिंग्स को डिस्क्राइब किया गया हड़प्पन। ठीक है। और ये जो सारी साइट्स थी ये कब मिली थी? 4700 ईयर्स अगो, मतलब 4700 साल पहले। अगर मैं बच्चों आपको ये कहूँ कि 4700 साल पहले ये बिल्डिंग्स मिली थी, तो आप इसको कितना बीसी लिखेंगे, कितना बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे? देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था 2000 साल पहले हम मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो आज के टाइम पर ये कौन सा साल है? 2021 साल, मतलब 2021 ईयर्स हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को बर्थ लिए हुए। अब इससे पहले के टाइम पर जाओ, इससे पहले के टाइम पर मतलब आज से अगर हम 4700 साल पहले जाएं तो कितना बीसी हो जाएगा? लगभग नियर अराउंड 2500 बीसी हो जाएगा। और मैंने 2500 क्यों बोला, मैंने एग्जैक्ट क्यों नहीं बोला? देखो, कार्बन डेटिंग में क्या होता है ना कि हम लगभग ना आसपास का ईयर बोलते हैं, हम एग्जैक्ट डेट कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते। सो इसीलिए हमें आसपास का थोड़ा ऐसा टाइम देना पड़ता है। सो हम कह सकते हैं कि लगभग 2500 साल पहले की ये बात हो रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ भी ध्यान रखना कि 1921 में जो फर्स्ट हड़प्पन साइट्स थी वो किसने एक्सकेवेट की थी? जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए ये बताना जरूरी था। वट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? जो शहर हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में क्या कुछ ऐसा स्पेशल है? देखो, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये जो शहर है इनको 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटा हुआ था। मेजरली यहाँ पर हम 2 हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो वेस्ट पार्ट और एक ईस्ट पार्ट, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न पार्ट। अब अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में क्या था कि ये पार्ट काफ़ी स्मॉलर होता था बट हाइयर था। मतलब वेस्टर्न पार्ट स्मॉलर था, छोटा था, बट एक एलिवेटेड हाइट पर था, ऊंचाई पर था। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया एज अ सिटाडल। अभी मैं सिटाडल का मीनिंग बताऊंगी, पहले आगे ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट लार्जर था बट लोअर था, तो इसे कौन सा टाउन कहकर बुलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? लोअर टाउन। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको पहले सिटाडल का मीनिंग बताती हूँ, एक सेकेंड। सिटाडल, देखो जो वेस्टर्न पार्ट था ये स्मॉलर था लेकिन एक एलिवेटेड हाइट पर था। ये एलिवेटेड हाइट पर क्यों था, इसके पीछे रीज़न है। एक्चुअली ना ये इलाका
ये कह सकते हो कहीं ना कहीं ये इलाका लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया हुआ था, और इसे हम फोर्टिफाइड सेंटर कह सकते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है ना, ये एक फोर्टिफाइड सेंटर था, एक डिफेंसिव कोर था, कि अगर कोई बैटल हो तो लोग यहाँ पर आ सकें और लोग यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए रह सकें। सो इसीलिए इस पार्ट को सिटाडेल कहा गया। सिटाडेल का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाइड। तो इसीलिए वेस्टर्न पार्ट को सिटाडेल कहा गया, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा हायर बना रखा था, एलिवेटेड हाइट पर था, ताकि यहाँ पर एक डिफेंसिव कोर बनाया जा सके। अगर कभी बैटल हो तो लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर रह सके और अपने आप की सुरक्षा कर सके। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो ईस्टर्न पार्ट लार्जर था बट लोअर था, इसीलिए इसे लोअर टाउन कहते हैं। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। यहाँ पर ना इन शहरों में जो बिल्डिंग्स, जो घर बनाए हुए थे, वो किस से बने थे? बेक्ड ब्रिक से। बेक्ड ब्रिक का मतलब वो ईंटें जो सन के एक्सपोजर में बेक हुई हैं, पकी हैं या सेक लगी है उन ईंटों पे, ठीक है। और किसके एक्सपोजर में? सन के एक्सपोजर में। दीज ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। देखो जो ईंटें ना सन के एक्सपोजर में पकी हुई होती है ना, मतलब बेक होती हैं, वो काफ़ी स्ट्रोंग होती हैं, तो इसीलिए ये ईंटें हज़ारों साल तक चलती थी। एंड जो ये ब्रिक्स थी ना, इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में यूज़ किया जाता था। वैसे तो ये पैटर्न हमारे यहाँ आज के टाइम पर भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओवरलैप कर देना ईंटों को, ऐसे ईंटों के साथ ऐसे ईंटों को ओवरलैप कर देना, ठीक है, ऐसे फिट कर देना ईंटों को। सो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। इससे ना वॉल, दीवारें जो होती हैं वो स्ट्रोंग बनती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ये जो शहर है ना, इनको दो भागों में बांटा गया। एक तो ईस्ट पार्ट, एक वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट जो था वो लार्जर था बट लोअर था, इसीलिए लोअर टाउन कहते हैं। वेस्टर्न पार्ट जो था वो कैसा था? जो वेस्टर्न पार्ट था शहर का, वो हायर था, एक एलिवेटेड हाइट पर था बट स्मॉलर था। और ये हायर इसीलिए था क्योंकि इसमें एक सुरक्षा के लिए किलाबंदी सी कर रखी थी, ताकि अगर कोई बैटल हो तो लोग यहाँ पर आकर रह सकें। तो ये एक डिफेंसिव कोर था। फिर इसके बाद शहरों में जिस तरीके की बिल्डिंग्स थी वो किससे बनाई हुई थी? वो बेक्ड ब्रिक से थी। और ये जो ईंटें हैं ये सन के एक्सपोजर में बेक की हुई थी, इसीलिए ये हज़ारों साल चलती थी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं अगर किन्हीं ईंटों को हम सन की रेज में बेक करते हैं तो। और तीसरा हमने यहाँ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि ये जो ब्रिक्स हैं इनको ना इंटरलॉकिंग पैटर्न में बिछाया जाता था या लगाया जाता था, ताकि जो दीवारें हैं वो स्ट्रॉन्ग बने। फाइन। और ये वाला पार्ट अभी हम करेंगे, पहले ये आगे का पार्ट करते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। देखो जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी कि जो शहर थे ना, इनको दो पार्ट में कंस्ट्रक्ट किया जाता था, दो हिस्सों में, एक तरफ ईस्टर्न और एक तरफ वेस्टर्न। तो ईस्टर्न वाला पार्ट तो लोअर पार्ट हो गया, और थोड़ा सा ऊपर ऐसे हाइट पर जाकर वेस्टर्न पार्ट बना रखा था, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? सिटाडेल कहते हैं, जो एलिवेटेड हाइट पर होता था। तो शहरों में ना, कई शहरों में सिटाडेल पार्ट पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो मोहनजोदारो का जो ये एलिवेटेड पार्ट था, मतलब जो ये वेस्टर्न पार्ट था जिसे सिटाडेल कहते हैं, इस पार्ट पर मोहनजोदारो में एक स्पेशल टैंक बना रखा था। स्पेशल टैंक जिसमें पानी भरा जाता था स्नान करने के लिए, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। इस स्पेशल टैंक को आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ कहकर बुलाते हैं। ध्यान रखना ग्रेट बाथ कहाँ पर है? मोहनजोदारो में, ठीक है। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में है। कहाँ पर बना रखा है? सिटाडेल पर, ठीक है। एंड इसे ये एक तरीके का स्पेशल टैंक है। तो ये दो चार चीज़ें आप ध्यान रखना। इसके अलावा मोहनजोदारो के बारे में ये ध्यान रखना कि ये जो साइट है, एक तो ये लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इस साइट को 1922 में आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था इंडस रिवर के पास में। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मोहनजोदारो जो साइट है, ये जो सिटी है, ये 1922 में आर.डी. बनर्जी ने इसे डिस्कवर किया था।
अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से सिटीज़ आती हैं। देखो जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, ढोलावीरा, ठीक है। उनमें इन चारों सिटीज़ में से अभी हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो के बारे में। सो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ बना रखा है सीटाडेल एरिया पर, क्योंकि ये एक तरीके की स्पेशल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। दिस वॉज लाइंड अप विद ब्रिक्स। और ये जो स्मॉल टैंक है ना, जो अभी हमने ये पढ़ा, ये स्मॉल टैंक कुछ आप ये लगा सकते हो एक तरीके का छोटा सा स्विमिंग पूल या छोटा सा तालाब, ऐसा तालाब जिसे चारों ओर से ब्रिक से, ईंटों से बनाया गया है, और फिर ईंटों के ऊपर कर दिया प्लास्टर, और फिर प्लास्टर लगाने के बाद इस पर लगा दिया नेचुरल टार, ताकि वाटर टाइट रहे, मतलब यहाँ से पानी इस टैंक से बिल्कुल बाहर ना जाए, इसीलिए फिर नेचुरल टार बनाया। देखो आपने क्या देखा, ये जो टैंक है स्मॉल टैंक, पहले तो इसको ब्रिक से लाइन किया, ब्रिक से बनाया, ईंटों से बनाया, फिर इस पर प्लास्टर लगा दिया, फिर नेचुरल टार लगा दिया ताकि पानी ना निकले। एंड इस ग्रेट बाथ में जाने के लिए स्टेप्स लगाई गई, मतलब सीढ़ियाँ लगाई गई, लीडिंग डाउन इट, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगाई गई, और सीढ़ियाँ दो साइड से थी। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, एंड चारों तरफ रूम्स होते थे, कमरे थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल, और पानी यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा जाता है कि कुओं से लाया जाता होगा, एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और जब लोग इसमें बात ले लिया करते होंगे, फिर इसके बाद इसके पानी को ड्रेन कर दिया जाता होगा, मतलब निकाल दिया जाता होगा। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पेशल टैंक बनाया क्यों था, ये ग्रेट बाथ क्यों बनाया हुआ था। सो मोस्ट प्रोबेबली ये किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया हो, कि किसी स्पेशल ओकेजन पर कुछ जो इम्पोर्टेंट या वीआईपी लोग जब उस टाइम के होंगे वो इसमें स्नान कर सकें, इसमें डुबकी ले सकें, शायद इसलिए ये बनाया होगा। हम हर चीज़ शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नहीं थे कोई भी जिंदा उस टाइम पे, तो हमें नहीं पता, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पर छोड़ी हुई है, तो इसलिए हम हर चीज़ को ये कहते हैं कि शायद ये हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा, क्योंकि हम सब अनुमान लगाते हैं, राइट। सो ये अनुमान सारे के सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ही लगाए हुए हैं। अब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो के बारे में बात की, अब हम कालीबंगन एंड लोथल, इन दोनों सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। देखो ये जो दोनों सिटीज़ हैं, यहाँ पर फायर ऑल्टर्स मिले हैं, मतलब जिन्हें हम अग्नि कुंड कहते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि मे बी यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे, इसीलिए ये फायर ऑल्टर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा कालीबंगन का मतलब क्या होता है, कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, एंड इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान। लोथल सिटी के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिलता है, एंड ये भार्गव नदी के पास में है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, देनी जरूरी थी, जैसा कि मैंने कहा एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है, बहुत स्मार्ट होते हैं एग्जामिनर, तो हमें ध्यान में रखना है। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। यहाँ पर ना इन शहरों में, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, इन शहरों में ना स्टोर हाउसेज मिले हैं, मतलब ये कह लो जहाँ पर ग्रेनरीज रखी जाती थी, जैसे ग्रेन्स वगैरह हो गए या कुछ ऐसे गुड्स हो गए जो यहाँ पर स्टोर करके रखे जाते थे, ठीक है। अब आगे हमारा एक यहाँ पर टॉपिक रह गया है, इस ये वाला, ये टॉपिक करना ज़रूरी है। देखो ये जो सिटीज़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल, हड़प्पा, ढोलावीरा, कालीबंगन, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये जो सिटीज़ हैं ये सब कहाँ कहाँ मिली हैं, जैसे कि अलग अलग जगह पर मिली हैं। पंजाब में, सिंध में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ गुजरात में, कुछ राजस्थान में, कुछ हरियाणा में, ठीक है, एंड कुछ उत्तर प्रदेश में भी। सो ये तो रही भारत की बात। भारत के अलावा भी कई और जगह पर इनके जैसे सिमिलर बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी, बट हमें वो सब याद नहीं रखना, हमें इंडिया में कहाँ कहाँ ऐसी साइट्स की सिमिलर बिल्डिंग मिली हैं वो याद रखना है। आर्कियोलॉजिस्ट को इन साइट्स पर कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, जैसे कि देखो रेड पोट्री पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, मतलब लाल रंग की पोट्री और उस पर ना ब्लैक कलर से डिज़ाइन होता था कुछ। इसके अलावा स्टोन वेट्स मिले हैं जो पत्थरों के वेट होते हैं। इसके अलावा सील्स,
मतलब जैसे कुछ छापे वगैरह लगाने के लिए सील्स यहाँ पर थी, स्पेशल बीड्स मिली हैं, कॉपर टूल्स मिले हैं, एंड इसी के साथ साथ पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टोन के ब्लेड भी मिले हैं, राइट। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ का। यहाँ पर देख रहे हो आप, देखो ऐसे ये कुछ टैंक बना रखा है जिसे कहते हैं ग्रेट बाथ। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, ये स्पेशल बिल्डिंग ये मोहनजोदारो में बनाई गई है। और कहाँ पर, कौन से पार्ट में? वेस्टर्न पार्ट में, क्योंकि ये एलिवेटेड पार्ट होता है जिसे हम सिटाडल कहते हैं। सो ये है वो टैंक जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं। अब इसके आसपास देखो ऐसे ईंटें लगाई हुई हैं, दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं, एक तो यहाँ से और एक वहाँ से आगे से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे और गूगल पर भी इमेजेस देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फिर इन पर प्लास्टर किया गया, फिर इन पर नेचुरल टार लगाया गया ताकि कहीं से भी पानी ना निकले। अब यहाँ पर हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, इन तीनों की बात करते हैं। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज। अब हाउसेज कैसे होते थे यहाँ पर? इन शहरों में हाउसेज 1 और 2 स्टोरीज, मतलब 1 या 2 मंजिल पर बने हुए होते थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्ट यार्ड। सो इन घरों में ना एक कोर्ट यार्ड होता था ऐसे, जिसे हम आंगन या बरामदा कहते हैं। तो ये कोर्ट यार्ड हो गया जिसे हम आंगन या बरामदा कहते हैं। और इसके चारों तरफ रूम्स बने हुए होते थे, जैसे कि यहाँ पर एक रूम हो गया, यहाँ पर एक रूम हो गया, यहाँ पर एक रूम हो गया, यहाँ पर, ठीक है। तो चारों तरफ ऐसे रूम बने होते थे और बीच में ये होता था एक आंगन, एक बरामदा। सो मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। और ज़्यादातर घरों में एक चीज़ ये पाई गई कि इन सभी के सेपरेट बाथिंग एरिया होते थे। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर्स, एंड काफ़ी सारे घरों में कुएं भी थे ताकि वो अपनी वाटर की नेसेसिटी को पूरा कर सकें। अब ये तो हुई हाउसेज की बात। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। अब जो ये शहर थे, इन काफ़ी सारे शहरों में कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब ऐसी नालियाँ बनाई हुई थी जो कवर थी। ये चीज़ें तो आज के टाइम पर अगर देखोगे ना, इतनी चीज़ें तो हमें भी नहीं अपने यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज आप देखो कई गांव में या कई ऐसे शहर या कस्बे हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर आज भी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कवर्ड नहीं है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ 4700 या 5000 साल पहले की। तो आप देखो कि उस टाइम पर काफ़ी सारे शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर था, मतलब जो नालियाँ थी वो ऊपर से कवर की हुई थी। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। ये जो नालियाँ बना रखी थी ना, ये ड्रेन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिछा रखी थी, ठीक है। ऑल्दो you cannot see it, each drains had a gentle slope so that water could flow through it। भले ही इन नालियों को ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना रखा था, बट जो आर्किटेक्चर थे इस टाइम के, मतलब जो लोग थे, आर्किटेक्चर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ था। सो उन्होंने ना इन नालियों में एक जेंटल स्लोप दे रखा था, मतलब ऐसे इतना जेंटल स्लोप कि हमें बहुत केयरफुली देखेंगे तभी हमें दिखेगा, वैसे दिखेगा नहीं वो स्लोप। सो इस तरीके से स्लोप बना रखा था ताकि वाटर इजीली फ्लो हो सके, ताकि वाटर में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना हो और वाटर इजीली फ्लो हो सके। Very often, drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones। तो इन ड्रेनेज सिस्टम को, मतलब इन नालियों को किस तरीके से बना रखा था ना, देखो एक तो हर घर से जुड़ी हुई एक नाली होती थी, फिर वो सभी घरों की जो ड्रेन्स होती थी वो स्ट्रीट की जो मेन ड्रेन है उसमें जाकर वो मिलती थी, वो कनेक्ट कर रखी थी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर घर, यहाँ पर घर, यहाँ पर घर। सो इनकी जो ये ड्रेन्स थी ये ऐसे जाकर एक मेन ड्रेन्स में जाकर मिलती थी, जैसे कि यहाँ पर सपोज करो, ठीक है। और ये है एक स्मॉलर ड्रेन, और फिर यहाँ से पानी बहकर एक बिगर ड्रेन में जाकर मिल जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, ड्रेन्स कवर होते थे, मतलब इनके ऊपर ऐसे कवरिंग के लिए ईंटें वगैरह इन्होंने लगा रखी थी।
तो इसीलिए इन्होंने ड्रेन्स कवर थी, तो इसीलिए इन्होंने इंस्पेक्शन होल भी लगा रखे थे, मतलब नालियों में ना बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे इन्होंने छेद बना रखे थे। क्यों ये इंस्पेक्शन होल इन्होंने क्यों बनाए थे? ताकि अगर बीच में कुछ फंस जाए, कोई दिक्कत हो जाए या प्रॉपरली वाटर फ्लो ना हो, सो उसको क्लीन करने के लिए इंस्पेक्शन होल बनाए हुए थे। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time। तो हम कह सकते हैं कि जो हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स ये इतने अच्छे तरीके से एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई थी, तो ये हम एज्यूम कर सकते हैं ये तीनों एक साथ ही इन्होंने एक साथ बिल्ड की होंगी, एक साथ बनाई होंगी। मैं यहाँ पर ना आपको इस ड्रेन्स का एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये वाला पार्ट हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये एक मोहनजोदारो शहर का एक ड्रेनेज सिस्टम दिखा रखा है। तो देखो आप यहाँ किस तरीके से ये जो पानी है, ये ड्रेन्स जो है, ये नाली जो है ये कवर है, ठीक है। इसके नीचे से पानी फ्लो हो रहा है और बीच बीच में ऐसे देखो इंस्पेक्शन होल बना रखे हैं कि अगर कहीं पर कुछ फंस जाए, कोई दिक्कत हो जाए, ताकि उन नालियों को क्लीन किया जा सके, इसलिए इंस्पेक्शन होल बनाए हुए थे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला पार्ट हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ इन द अर्लीस्ट सिटी, और ये है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। लाइफ इन द सिटी, हम जानेंगे कि हड़प्पन सिटी में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी काफ़ी बिजी प्लेस रहा करते थे, क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग को देखकर लगता है कि लोग काफ़ी बिजी रहा करते होंगे यहाँ पर। एंड हमें हर एक हड़प्पन सिटी में किसी न किसी तरीके की एक स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये स्पेशल बिल्डिंग उन लोगों ने ही कंस्ट्रक्ट कराई होगी जो यहाँ के रूलर्स रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, तो मोहनजोदारो में हमें कौन सी स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है? ग्रेट बाथ। तो ये ग्रेट बाथ जो बनाया गया था ये इम्पोर्टेंट लोगों के लिए ही था। तो ऑब्वियसली सी बात है ये किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ने ही बनवाया होगा। सो इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि हमें हर एक हड़प्पन सिटी में कोई ना कोई स्पेशल बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये स्पेशल बिल्डिंग उन्हीं लोगों ने कंस्ट्रक्ट कराई होगी जो यहाँ के रूलर्स रहे होंगे। एंड जो यहाँ के रूलर्स थे वो अपने दूतों को या अपने लोगों को डिस्टेंस प्लेसेस पर भेजा करते थे। डिस्टेंट लैंड्स का मतलब है फार डिस्टेंस प्लेसेस पर, ठीक है, दूर दराज के जो जगह हैं। सो जो यहाँ के रूलर्स होते थे हड़प्पन सिटी के, वो अपने दूतों को या अपने लोगों को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्टेंट प्लेसेस पर भेजा करते थे। किस लिए? ताकि मेटल्स लाई जा सके दूर दराज के प्लेसेस से, प्रीशियस स्टोन्स लाई जा सके एंड अदर वो चीज़ें लाई जा सके जो इन रूलर्स को चाहिए। अब ये चीज़ हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं हड़प्पन सिटी में जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन दूर दराज के देशों से ही मंगवाई गई है। सो जाहिर सी बात है कि रूलर्स खुद तो गए नहीं होंगे, तो अपने लोगों को ही इन्होंने भेजा होगा। तो यहाँ पर इसीलिए वही बात लिखी हुई है। इसके अलावा जो यहाँ के रूलर्स थे उनको वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रखने का काफ़ी शौक था। जैसे कि वो तरह तरह के ऑर्नामेंट्स रखते थे। ऑर्नामेंट क्या होते हैं? इनको हम हिंदी में आभूषण कहते हैं। जैसे कि गोल्ड के ऑर्नामेंट, सिल्वर के ऑर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा ब्यूटीफुल बीड्स यहाँ देखने को मिली, मतलब मन के, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें किन के लिए होती थी? ये रूलर्स अपने लिए रखा करते थे। अब यहाँ पर आती है एक इम्पोर्टेंट लाइन, एंड देयर वर स्क्राइब्स। हड़प्पन सिटी में स्क्राइब्स भी हुआ करते थे। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्क्राइब्स कौन होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इसको। पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब्स वो लोग, मतलब स्क्राइब्स वो जो उन लोगों को हम कहते हैं जिनको लिखना आता है। स्क्राइब्स हम उन लोगों को कहते हैं जो सील्स को प्रिपेयर करते हैं। स्क्राइब्स हम उन लोगों को कहते हैं जो अदर मटेरियल पर लिखना जानते हैं, जो मटेरियल में भी आज के टाइम पर सर्वाइव नहीं करते। देखो क्वेश्चन ये आएगा कि स्क्राइब्स हम किसे कहते हैं, तो आपको जानना ये है कि स्क्राइब्स हम उन लोगों को कहते हैं जिनको लिखना आता था, जो सील्स प्रिपेयर करते थे। सील्स क्या होता है? स्टैम्प वगैरह होता है, एंड इट इज़ काइंड, ये एडहेसिव की तरह वर्क करता है। ये आगे आप पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। एंड
स्क्राइब्स वो लोग थे जो अदर मटेरियल पर लिखा करते थे, जैसे मे बी इन्होंने पाम लीफ पर लिखा हो या किसी और चीज़ पर लिखा हो। वो आज के टाइम पर शायद सर्वाइव नहीं करती, इसलिए हमें पता नहीं, क्योंकि इन लोगों को वैसे लिखना तो आता था, तो इन्होंने तरह तरह की चीज़ों पर ऑब्वियसली सी बात है लिखा होगा। बट स्क्राइब्स के बारे में आपको ध्यान ये रखना है, ये वो लोग थे जिनको लिखना आता था। स्क्राइब्स के अलावा यहाँ पर क्राफ्ट्स पर्सन भी होते थे जो क्राफ्टिंग किया करते थे, जैसे कि ग्लास बनाना या जो पोट्स बनाना, अदर चीज़ें बनाना, ठीक है, पोट्री वगैरह बनाना। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्राफ्ट्स पर्सन करते हैं। तो ये जो क्राफ्ट्स पर्सन थे ये मैन भी थे एंड वीमेन भी थी। ये तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे, अपने घरों में भी बनाते थे एंड वर्कशॉप्स पर भी बनाया करते थे। यहाँ के लोग ट्रैवलिंग किया करते थे डिस्टेंट लैंड्स पर, मतलब फार डिस्टेंस प्लेसेस पर ट्रैवल करने के लिए जाया करते थे और अपने साथ काफ़ी रॉ मटेरियल भी लाया करते थे दूसरे जगह से। इसके अलावा दूसरी जगह से उनकी कहानियाँ, उनके किस्से भी उठाकर लेकर आया करते थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड हियर एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो यहाँ पर टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं हड़प्पन सिटी में, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। हड़प्पन सिटी में टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं और इनसे बच्चे बहुत खेला करते थे। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि टॉप पर तो यहाँ पर मोहनजोदारो की एक स्ट्रीट दिखाई गई है कि आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कितना साफ सुथरा था। ये देखो, मैंने आपको शायद ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर एक कुआं दिखाया है। इसके अलावा लेफ्ट में क्या दिखाया है, एक हड़प्पन सील। देखो, जिस सील की हम बात कर रहे थे, और ये सील जो हैं, ये सील पर ये कौन लिखा करते थे, उन लोगों को हम क्या कहेंगे, स्क्राइब्स कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्क्राइब्स थे ये यहाँ पर सील्स पर ऐसे स्टैम्प करा करते थे एंड ऐसा कुछ लिखा करते थे। द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर द पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो कुछ भी लिखित में जब होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे स्क्रिप्ट कहते हैं, ध्यान रखना। अब ये एक तरीके की अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, ये उस टाइम पर इस तरीके की राइटिंग हुआ करती थी सब कॉन्टिनेंट पर। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको रीड करने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि यहाँ ये लिखा क्या हुआ है, पता ही नहीं चल पाया किसी को। इसके अलावा यहाँ पर हड़प्पन सिटी में टेराकोटा टॉयज मिले। ये देखो, इन टेराकोटा टॉयज से बच्चे खेलना बहुत पसंद करते थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, हमें हड़प्पन सिटी में तरह तरह के नए क्राफ्ट्स देखने को मिले। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटी। तो हड़प्पन सिटी में हमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट देखने को मिले, यहाँ पर उनकी पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे कि ये है स्टोन वेट्स, इसके अलावा ये है ऑर्नामेंट जो बीड्स का बनाया हुआ है, और ये है ब्लेड, ठीक है, स्टोन ब्लेड। फिर इसके अलावा बॉटम राइट में यहाँ पर दिया गया है एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, मतलब एक बियर्डेड मैन है जिसने एक ऐसा कपड़ा पहना है जिस पर एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो अब एक बार आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने पिक्चर्स देख ली कि यहाँ पर क्या क्या मिला है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि वो चीज़ें जो स्टोन से बनी हुई हैं, शेल से बनी हुई हैं, मेटल से बनी हुई हैं। जैसे कि कौन कौन से मेटल, कौन कौन सी धातु से, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। तो यहाँ पर ये लोग हड़प्पन सिटी में कॉपर एंड ब्रॉन्ज से क्या क्या बनाया करते थे। तो ये लोग कॉपर एंड ब्रॉन्ज से टूल्स बनाया करते थे, वेपन्स बनाया करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे एंड वेसल्स बनाते थे। वेसल्स होते हैं बर्तन। इसके अलावा ये लोग गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ क्यों करते थे, ये लोग गोल्ड एंड सिल्वर से ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे एंड वेसल्स बनाया करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन से मेटल से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा यहाँ पर बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स बनाए गए। बीड्स मतलब ये लोग पहना करते थे गले में या हाथों में, वेट्स जिनसे ये लोग मेजर किया करते थे, एंड ब्लेड्स जो काटने वगैरह काम आया करता होगा किसी चीज़ को। अब यहाँ बॉक्सेस में जो दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर स्टोन वेट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को।
ये जो स्टोन वेट्स हैं ये इन्होंने काफ़ी प्रिसाइजली कट करके एक प्रॉपर इनको शेप दी हुई है। ठीक है, तो समझ लो कि हड़प्पन सिटी में ये जो लोग थे ये स्टोन वेट्स का यूज़ करते थे और ये स्टोन वेट्स काफ़ी प्रिसाइज तरीके से इनको शेप दी गई है। ये जो स्टोन वेट्स हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं? चर्ट के। चर्ट एक खास किस्म का स्टोन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोन वेट्स किस स्टोन से बने हुए हैं? वो है चर्ट। ठीक है, तो ये चर्ट से क्या किया करते थे? इनसे वेट्स बनाकर इन वेट से ना ये लोग प्रीशियस स्टोन्स एंड प्रीशियस मेटल्स को वे किया करते थे, इनको मेजर किया करते थे। ठीक है, जैसे कि 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, इस तरीके से ये लोग इसको वे किया करते थे, मेजर किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पर बीड्स देखने को मिलते हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। देखो यहाँ पर जो ये बीड्स मिले हैं ना, ये बीड्स एक स्पेशल तरीके के स्टोन से बने हुए थे। स्टोन कौन सा? स्टोन का नाम आपको याद रखना है, कार्नेलियन स्टोन। कार्नेलियन स्टोन एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है, रेड कलर में ये स्टोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्नेलियन। तो इससे ये बीड्स बनाया करते थे। तो इस स्टोन को क्या करते थे ये लोग? पहले कट करते थे, फिर प्रॉपर शेप करते थे। शेप क्यों करते थे? ताकि वो गले में पहना जा सके। देखो ऐसे प्रॉपर शेप करना। ठीक है, ये देखो आप। फिर इसको बाद में पॉलिश करते थे। पॉलिश करने के बाद इसमें एक होल कर दिया करते थे ताकि एक स्ट्रिंग इसमें से पास हो सके। स्ट्रिंग मतलब एक खास किस्म का जो धागा है वो इसमें से पास हो सके। अगर धागा पास हो गया तो फिर क्या होगा? ये पहनने के काम आ जाएगा ये बीड। ठीक है, तो आज भी जो आप बीड्स वगैरह पहनते हो उसमें धागा ही तो होता है। जो आप ब्रेसलेट पहनते हो या फिर जो आप मनके के जो नेक में पहनते हो, गले में पहनते हो, उसमें स्ट्रिंग होती है। तो ये भी यही करते थे, कार्नेलियन स्टोन को अच्छे से कट करके, शेप करके, पॉलिश करके उसमें होल कर देते थे और फिर उसमें एक स्ट्रिंग पास कर देते थे ताकि वो बीड पहनने के काम आ सके। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो स्टोन ब्लेड्स भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ना एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स मिले हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये एक बियर्डेड मैन है और यहाँ पर ध्यान रखना बियर्डेड मैन का मतलब ये है इसके दाढ़ी। ठीक है, अ स्टोन स्टैच्यू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वियरिंग एंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। तो यहाँ पर ये जो आदमी दिखाया गया है इसने ये एम्ब्रॉयडरी वाला गारमेंट पहना हुआ है, मतलब एक ऐसा कपड़ा जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये देखो जैसे डिज़ाइन वगैरह एंड प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हो रखी है कपड़े पर। तो ये कहाँ मिला है? ये मिला है मोहनजोदारो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ मिला है? ये मिला है मोहनजोदारो में। इसको ऐसे करके याद करना कि एक बियर्डेड मैन मिला है मोहनजोदारो में जिसने एक स्पेशल किस्म के कपड़े पहने हुए थे। चलो अब आगे। हड़प्पन्स में सील्स भी बनाई जाती थी। सील्स किसकी बनाई जाती थी? स्टोन्स की बनाई जाती थी। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। तो इसको क्या शेप दी जाती थी? सील्स को रेक्टेंगुलर शेप दी जाती थी। एंड इन सील्स पर ना एक एनिमल भी कार्व होता था। ठीक है, यूजुअली इन पर एनिमल कार्व होता था। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। हमने हालांकि ये कर लिया। यहाँ पर ये देखो, ये है सील्स। तो इस पर क्या है कि ये जो सील्स है ना, इस पर एक ऐसे एनिमल कार्व होता था, राइट। एंड कुछ यहाँ पर स्क्रिप्टिंग भी की जाती थी और साथ ही इसका एक बार शेप भी देखो, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में ये बनता था। वही बात यहाँ पर की गई है। तो हड़प्पन्स में हमें सील्स भी देखने को मिलती हैं। हड़प्पन्स एक खास किस्म का पोट भी बनाते थे और उस पोट पर ये ब्यूटीफुल सा एक ब्लैक डिज़ाइन करते थे। जैसे कि देखो ऐसे एक पोट बना दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसके ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ ब्लैक कलर से डिज़ाइन करते थे। ध्यान रखना ये डिज़ाइन कौन से कलर से होता था? ब्लैक कलर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी में ना एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो और आप 1 या 2 बार जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना तब आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। मेहरगढ़ में कॉटन को ग्रो किया जाता था और ये बात है कुछ लगभग 7000 ईयर्स अगो की, 7000 साल पहले की। हमें मोहनजोदारो में भी कपड़ों के अवशेष मिले हैं।
Actual pieces of clothes were found attached to the lead of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। याद रखना कि जो हमें पीसीज ऑफ क्लोथ्स मिले हैं हड़प्पन सिटी में, वो कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदारो में। ये ध्यान रखना है आपने। तो मोहनजोदारो में ना जो एक सिल्वर वास था, सिल्वर वास मतलब एक चांदी का बना हुआ फूलदान था, उसके ढक्कन पर कुछ कपड़ा चिपका हुआ मिला एंड अदर कॉपर ऑब्जेक्ट पर कुछ कपड़े चिपके हुए मिले, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर जो कपड़ा है वो वीव किया जाता होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल होल्स भी मिले हैं। स्पिंडल होल्स क्या होते हैं? ये देखो, ये होते हैं स्पिंडल होल्स, ठीक है। इसे क्या किया जाता है? इसे जो धागा है वो इसमें जो है गोल गोल ऐसे धागा इसमें घुमाया जाता है और फिर इससे धीरे धीरे धीमे धीमे कपड़ा बनाया जाता है। फाइन। अब स्पिंडल होल्स के अलावा यहाँ पर क्या मिला है? टेराकोटा एंड फाइंस। टेराकोटा जिसके बारे में हमने बात कर ली एंड फाइंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। तो देखो, जो ये स्पिंडल होल्स हैं ये टेराकोटा के बने हुए होते थे एंड फाइंस के बने हुए होते थे, और इन स्पिंडल होल्स को थ्रेड को स्पिन करने के लिए काम किया जाता था। मतलब जो धागा है उसको स्पिन किया जाता था, तो उस धागे को स्पिन करके फिर कपड़ा बनाया जाता था। धीरे 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 फिर कपड़ा बनाया जाता था। अब हम बात करेंगे फाइंस के बारे में। देखो, फाइंस एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली नहीं मिलती थी, बल्कि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की जाती थी। जैसे कि अगर हम स्टोन एंड शेल्स की बात करें तो ये तो हमें नेचुरली मिल जाते हैं, लेकिन फाइंस एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था। सो अ गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड कोड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस तरीके से बनाया जाता था? तो सैंड का यूज़ किया जाता था, या फिर जो कोड्स है उसको पाउडर कर दिया जाता था और उसको फिर शेप किया जाता था गोंद की मदद से, गम की मदद से, और फिर जाकर एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है फाइंस का एग्जाम्पल। इसके अलावा यहाँ पर और भी आपको ये देखो एग्जाम्पल देख सकते हो आप फाइंस के। तो ये जो फाइंस है ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, सैंड को शेप करा जाता था, या फिर जो कोड्स है उसको पाउडर करके फिर उसको शेप किया जाता था। और ये शेप कैसे किया जाता था? गोंद की मदद से, गोंद की मदद से इसको चिपकाया जाता था। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्लेज्ड होता था, काफ़ी मतलब शाइनी एंड ग्लासी इसका सरफेस दिया जाता था। एंड द कलर ऑफ ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। तो फाइंस का जो बाहर का जो कलर होता था वो ब्लू या सी ग्रीन दिखता था, तो थोड़ा ग्लेजी टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। फाइंस से और सारी बहुत चीज़ें बनाई जाती थी, जैसे कि बीड्स, बैंगल्स, ईयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़ना। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। हमें हड़प्पन सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिली है ना, ये पक्का किसी न किसी स्पेशलिस्ट का ही काम रहा होगा। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर दिया गया है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? विशेषज्ञ। तो स्पेशलिस्ट हम उसे कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो अपने काम को करने में उसको महारत हासिल हो, जो एक प्रकार का काम बहुत ही रिफाइन एंड परफेक्ट तरीके से करता हो। तो देखो, हमें हड़प्पन सिटी में सारी की सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली बनी हुई दिखती हैं, तो ऐसे लगता है कि हर एक काम किसी न किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता रहा होगा। जैसे कि स्टोन को काटने वाला एक स्पेशल इंसान होता होगा, एंड बीड्स को पॉलिश करने वाला एक स्पेशलिस्ट होता होगा, एंड सील्स को करने वाला एक स्पेशलिस्ट होता होगा, राइट। अब आप एक बार दोबारा से पेज नंबर 28 पर जाओ और देखो, जिस पे मैंने आपको वो एक दाढ़ी वाला आदमी दिखाया था। तो आप देखो कि उसका जो फेस है वो कितने अच्छे तरीके से कार्व कर रखा है, कितना रिफाइन एंड कितने अच्छे तरीके से उसके फेस को शेप दी गई है, एंड उसकी बियर्ड देखो कितनी साफ सुथरे तरीके से दिखाई हुई है। तो ऐसे लगता है कि ये वर्क किसी न किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का रहा होगा। देखो, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो,
मतलब आप देख रहे हो कि किस तरीके की पूरी ऐसे नक्काशी की हुई है, किस तरीके से पूरी, देखो जैसे आंखों की पूरी शेप देना, बियर्ड की पूरी शेप देना, एंड बियर्ड देखो ऐसे प्रॉपर ऐसे सिमेट्री में इन्होंने दी हुई है। मे बी ये उस टाइम फैशन रहा होगा, लेकिन हालांकि ऐसे लगता है कि जैसे ये सभी वर्क किसी न किसी स्पेशलिस्ट के रहे होंगे। मतलब कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसने अपने अपने कामों में महारत हासिल कर रखी होगी। जैसे कि किसी को कार्व करना बहुत अच्छा आता होगा, किसी का हाथ क्राफ्ट में बहुत अच्छा होगा, किसी को पोट्री बहुत अच्छी बनानी आती होगी, किसी को स्टोन्स बहुत अच्छे से कट करने आते होंगे। जैसे कि हमने स्टोन वेट्स देखे ना, तो वो कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर उनको शेप दे रखी थी, जो चार्ट के स्टोन से बनाए हुए थे वेट, उनको प्रॉपर शेप दी हुई थी, रिफाइन एंड प्रिसाइज तरीके से उनकी कटिंग की गई थी। तो ऐसे स्पेशलिस्ट रहे होंगे जो स्टोन को अच्छे से प्रिसाइजली कट एंड शेप देते होंगे। तो यहाँ पर ऐसे स्पेशलिस्ट की बात हो रही है। एंड ये कहते हैं कि हर कोई इंसान हर काम में स्पेशलिस्ट नहीं होता, सब लोग एक एक काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। सो वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट या फिर विमेन वर स्पेशलिस्ट। हमें नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सोसाइटी में या उन शहरों में सभी लोग स्पेशलिस्ट मैन थे या विमेन थे। मतलब हमें नहीं पता कि स्पेशलिस्ट कौन थे, मैन थे या विमेन थे। हम बस ये जानते हैं कि वो काम किसी स्पेशलिस्ट ने किए होंगे। लेकिन हम अंदाज़ा ये लगाते हैं कि शायद मैन एंड विमेन दोनों ही स्पेशलिस्ट रहे होंगे, दोनों अपने अपने कामों में दक्ष रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स मिले हैं उनकी बात करते हैं। देखो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं कच्चा माल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली पाए जाते हैं या फिर फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो रॉ मटेरियल जो नेचुरली पाए जाते हैं वो कौन कौन से हो गए, जैसे कि देखो वुड हो गई, एंड जो मेटल ओर्स हैं वो हो गए, मतलब मेटल्स हो गए। अब इसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स फार्मर्स एंड हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कौन से हो गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन। तो कपास जो है वो ग्रो किया जाता है ना, कॉटन ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा। एंड दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। अब देखो जो ये रॉ मटेरियल होते हैं इनको प्रोसेस करके प्रॉपर तरीके से रिफाइन करके फिर इनसे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो वुड क्या है, लकड़ी क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है। अब इससे अगर आप चेयर बना दोगे तो चेयर आपका क्या होगा, ये फिनिश्ड गुड्स होगा, और वुड आपका रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप फिनिश्ड गुड्स बनाते हो। वही बात यहाँ पर कही गई है कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसको प्रोसेस करके एक फिनिश्ड गुड्स तैयार किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉटन को ग्रो किया जाता है फार्मर के द्वारा और ये एक रॉ मटेरियल होता है। फिर कॉटन को प्रोसेस करके क्लॉथ बनाया जाता है ना, कपास को प्रोसेस किया जाता है, फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। While some of the raw materials that Hadappans used were available locally, अब कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे थे जो हड़प्पन्स को अपने लोकल प्लेसेस पर मिल जाया करते थे। जैसे कि धोलावीरा वालों को धोलावीरा में मिल गए या आसपास की जगह पर मिल गए जो लोकल प्लेसेस हो गए। मोहनजोदारो वालों को वहीं पर जो है वैल्यूएबल चीज़ें मिल गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती थी, तो ये डिस्टेंस प्लेसेस से लेकर आया करते थे। जैसे कि वो कौन कौन से आइटम थे जो ये बाहर से लाया करते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। सो ये चीज़ें ये लोग डिस्टेंट प्लेसेस से लाया करते थे। जैसे कि हड़प्पन्स जो है, ऐसा कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन्स जो कॉपर लाते थे ना वो प्रेजेंट डे राजस्थान से लाया करते थे। इसके अलावा ओमन से ये लोग क्या लाया करते थे, ओमन इन वेस्ट एशिया, मतलब ओमन से भी ये लोग क्या लाया करते थे, कॉपर लाया करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पन्स है ये कॉपर लाया करते थे डिस्टेंट प्लेसेस से, जैसे कि प्रेजेंट डे राजस्थान, एंड इनफैक्ट ओमन से भी ये लोग कॉपर लाया करते थे। एंड ओमन कहाँ पड़ता है, वेस्ट एशिया में। इसके अलावा कॉपर के अलावा ये लोग टिन भी लेकर आया करते थे बाहर से। कहाँ से, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान से। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये टिन क्यों लेकर आते थे,
देखो यहाँ पर इन लोगों में इतना दिमाग था, मतलब ये लोग इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, कह सकते हो आप ये चीज़, क्योंकि ये लोग जानते थे कि दो धातु को मिलाकर एक हमें तीसरी धातु भी मिल सकती है। मतलब अगर हम दो मेटल को मिलाएंगे ना तो हमें थर्ड मेटल मिलेगा। तो देखो ये लोग क्या करते थे, कॉपर कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे राजस्थान एंड ओमन से, तो यहाँ से इन्होंने कॉपर लिया। और टिन कहाँ से कलेक्ट करते थे, अफगानिस्तान एंड ईरान से। अब देखो यहाँ से कॉपर एंड टिन लेकर ये लोग इन दोनों ही मेटल्स को मिक्स कर देते थे और इससे क्या बनता था, ब्रोंज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखो ये लोग कॉपर लाते थे प्रेजेंट डे राजस्थान से एंड ओमन से, और ये लोग टिन लाते थे अफगानिस्तान एंड ईरान से। अब इन दोनों ही मेटल को ये लोग मिक्स करते थे और इसको मिक्स करने के बाद बच्चों क्या बनता है, एक तीसरी धातु बनती है, एक तीसरा मेटल बनता है, दैट इज ब्रोंज। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और ये लोग गोल्ड कहाँ से लाया करते थे, प्रेजेंट डे कर्नाटका से। एंड प्रीशियस स्टोन्स ये कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। अब आप क्या करना कि इसको ना एक प्रॉपर ऐसे नोट्स में ऐसे लाइन में लिख लेना कि कहाँ से ये लोग क्या क्या चीज़ें लाते थे। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा कॉपर, तो कॉपर कहाँ से लाते थे, राजस्थान, प्रेजेंट डे राजस्थान से एंड ओमन से। फिर यहाँ पर लिखना टिन, टिन कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से एंड ईरान से। और इन दोनों को मिलाकर ये बनाते थे, कॉपर एंड टिन को मिलाकर ये बनाते थे तीसरा मेटल, दैट वाज ब्रोंज। फिर इसके अलावा ये लोग गोल्ड कहाँ से लाते थे, हरप्पन सिटी में जो लोग थे ये गोल्ड लाते थे प्रेजेंट डे कर्नाटका से। फिर इसके अलावा जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो बड़े महंगे से बड़े ही अच्छे प्रीशियस स्टोन जो होते हैं, वो कहाँ से लाते थे, प्रेजेंट डे गुजरात से, ईरान से एंड अफगानिस्तान से। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग अपनी बुक में ही बना लेना ऐसे नोट्स एक तरीके से साइड में, ताकि आपको चीज़ें ऐसे याद करनी आसान हो जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों को। अब जो ये आगे वाला पार्ट है ये हम थर्ड पार्ट में करेंगे, और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपके कोई भी जनरल डाउट हैं या आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़, और हम ये कर रहे हैं क्लास 6th की हिस्ट्री, थर्ड चैप्टर एंड थर्ड पार्ट। तो ये पूरा जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिटीज़ के लोगों के लिए फूड का इंतज़ाम कहाँ से होता था। ठीक है, देखो उस टाइम पर भी शहर एंड गाँव का प्रचलन था। कुछ लोग शहरों में रहा करते थे एंड कुछ लोग कंट्री साइड रहा करते थे। कंट्री साइड का मतलब समझ रहे हो, गांव का इलाका। ठीक है, तो जो कंट्री साइड रहा करते थे वो लोग क्रॉप्स को ग्रो करते थे एंड एनिमल्स को रियर करते थे। क्रॉप्स को ग्रो करने का मतलब है फसलें उगाया करते थे, एनिमल रियरिंग का मतलब है एनिमल्स की देखभाल किया करते थे, इन्हें पाला करते थे। ठीक है, रियर्ड का मतलब होता है देखभाल करना, पालना। दीज फार्मर्स एंड हर्डरर्स सप्लाइड फूड फॉर द क्राफ्ट्स पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। तो जो शहर में रहने वाले लोग थे ना, जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, स्क्राइब्स हो गए, रूलर्स हो गए, इनके पास फूड सप्लाई किया जाता था। लेकिन कौन सप्लाई करते थे, ये जो गांव में रहने वाले फार्मर्स एंड हर्डरर्स होते थे ये सप्लाई किया करते थे। फार्मर्स तो खेती करते थे, हर्डरर्स क्या काम करते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो अनाज वगैरह भेजा करते थे एंड जो हर्डरर्स हैं वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें भेजा करते थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या समझा कि कुछ लोग शहरों में रहते थे, कुछ लोग गांव में रहते थे। अब गांव में रहने वाले जो लोग हैं जैसे कि फार्मर्स, हर्डरर्स, ये लोग शहरों में रहने वाले लोगों के लिए फूड सप्लाई किया करते थे। तो शहरों में यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन रहा करते थे, जैसे कि क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, जिनको हाथों की पूरी कला आती है, हाथों से जो काम करके कुछ चीज़ें बनाते हैं। स्क्राइब्स वो लोग हो गए जिनको लिखना आता है। रूलर्स वो हो गए जो वहाँ के राजा महाराजा रहे होंगे, जिन्होंने रूल किया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो किए जाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ना हड़प्पन्स में बहुत सारे प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं, मतलब बहुत सारे प्लांट्स, क्रॉप्स के
अवशेष मिले हैं, जैसे कि वीट मिले हैं, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिनसीड, लिनसीड मतलब जो तिल होते हैं, एंड मस्टर्ड दैट मीन्स सरसों। तो यहाँ पर इन सभी प्लांट्स के रिमेन्स पाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स है ये यहाँ पर ग्रो किए जाते रहे होंगे। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर ना एक पिक्चर दी गई है, ये दोनों पिक्चर करो पहले। तो देखो, हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब हमने देखो यहाँ पर ये पढ़ा कि ये लोग फूड सप्लाई किया करते थे, गांव के लोग शहरों के लोगों को। तो ये फूड सप्लाई किया कैसे करते थे, ठीक है, गुड्स को कैसे सप्लाई किया करते थे, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। तो इसके लिए आपको ये दोनों पिक्चर देखनी है और अब आपको बताना है कि हड़प्पन्स में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट रहा करते होंगे, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते होंगे उस टाइम पर। देखो, एक तरफ तो हमें क्या दिख रहा है, टॉय, वन शोज अ टॉय एंड अदर इज अ सील। तो देखो, आप टॉयज से, ये टॉयज देखोगे आप तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक किस्म की या तो चैरियट है, मतलब रथ जिसे हम कहते हैं, या एक वुड कार्ट है। ठीक है, या तो ये एक किस्म का चैरियट हो सकता है या वुडन कार्ट हो सकता है, या फिर बुलक कार्ट भी हम इसे बोल सकते हैं, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये तो हमें एनसीईआरटी बता रहा है। तो 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हमें ये देखने को मिलते हैं, जिसे हम या तो रथ कह लो इसे, या फिर इसे वुडन कार्ट कह लो, या इसे बुलक कार्ट कह लो। ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो था ये बोट। ठीक है, बोट। अब आप कहोगे भाई यहाँ बोट कैसे बनी हुई है, देखो ये है बच्चों सील। ठीक है, इस सील के ऊपर आप ये देख रहे हो, ये ठीक है, ये जो सील है ना, इसके ऊपर ये है बोट, एंड बोट के ऊपर ये है यहाँ पर एक कैबिन, राइट। तो ये जो बोट है ये काफ़ी लॉन्ग एंड काफ़ी नैरो है। और एक चीज़ और बता दूं, इस सील पर ना कौन सी रिवर को शो किया गया है, इंडस रिवर को। ये हालांकि हमारी एनसीईआरटी में है नहीं, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि सीटेट, यूपीएससी एंड एसएससी अदर एग्जाम्स, राइट। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस सील पर इंडस रिवर को दिखाया गया है, और जो ये बोट दिखाई गई है ना, ये लॉन्ग एंड नैरो है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग गुड्स को कैरी किया करते होंगे बोट के थ्रू, वुडन कार्ट के थ्रू, एंड ज़्यादातर बोट से तो शायद जो ट्रेडर्स होते होंगे ना, वो जाया करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ न्यू टूल द प्लाउ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें एक नया टूल देखने को मिलता है, प्लाउ। अब प्लाउ क्या होता है, प्लाउ से ना हम लोग अर्थ को डिग करते हैं ताकि जो सोइल है उसको इस तरीके से टर्न आउट किया जा सके कि उसमें हम सीड्स वगैरह को ग्रो कर सकें। तो जिसे हम कहेंगे ज़मीन की जो डिगिंग होती है, जुताई जिसे कहते हैं। ठीक है, सो प्लाउ से क्या होता है कि सोइल की जुताई की जाती है और इसमें सीड को प्लांट किया जाता है और फसलें ग्रो की जाती हैं। सो प्लाउ जो है वो यहाँ पर मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर, वैसे तो ये एक टॉय के रूप में दिखा रखा है, टॉय प्लाउ, यहाँ पर एक टॉय प्लाउ मिला है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये टॉय प्लाउ मिला कहाँ है वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कालीबंगन में। ठीक है, ध्यान रखना कि कालीबंगन में ये प्लाउ मिला है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इनका यूज़ किया जाता रहा होगा, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वुडन प्लाउ है ये मिला है कालीबंगन में। While real plow which were probably made of wood, अब जो रियल प्लाउ वो यूज़ किया करते होंगे वो वुड का बना हुआ था, लकड़ी का। तो जाहिर सी बात है इतने सालों तक लकड़ी तो सर्वाइव कर नहीं पाएगी क्योंकि गल सड़ जाती है, तो इसीलिए वो वुडन प्लो अभी तक जो है सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक टॉय मॉडल मिला है वुडन प्लाउ का, तो ये हमें मिला है एक टॉय के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का टॉय बना है सो दैट मीन्स वो चीज़ रियलिटी में यूज़ की जाती होगी, तभी तो टॉय बना है वैसा। ठीक है, मतलब
खेती में इसको यूज़ किया जाता होगा, तभी तो इस तरीके का कुछ टॉय बनाया गया है। एज दिस रीजन डजेंट रिसीव हैवी रेनफॉल। अब देखो यहाँ पर ना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी, ज़्यादा बारिश यहाँ नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर फसलें उगाई जाती होंगी तो इरिगेशन के लिए वाटर भी चाहिए होगा, राइट? क्योंकि वाटर के बिना तो कल्टीवेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो अब सोचो कि यहाँ पर जब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बारिश नहीं होती थी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इरिगेशन की भी ज़रूरत है, तो फिर वाटर का इंतज़ाम कैसे होता था? यहाँ पर एक्चुअली में जो वाटर है ना, उसको स्टोर किया जाता था। तो वाटर को स्टोर करके फिर उसको खेतों में सप्लाई किया जाता था और तब प्लांट जाकर ग्रो होते थे। समझे आप मेरी बात कि हड़प्पन सिटीज़ में वाटर जो है वो स्टोर किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होती थी। तो इरिगेशन के लिए पानी को पहले स्टोर किया जाता था और फिर उस पानी को फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था ताकि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो सकें, राइट? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज द प्लाउ। देखो ये चीज़ आप भी जानते हो कि आजकल आप अगर गांव में जाओगे तो गांव में ज़्यादातर आदमी जो होते हैं ना वो खेती करते हैं, वो प्लाउ का यूज़ करते हैं, और जो औरतें हैं वो खेतों में जाकर या तो छोटा मोटा काम करती हैं या फिर वो घर का काम संभालती हैं, राइट? लेकिन हमने प्लाउ का यूज़ आज के टाइम पर देखा है कि मैन करते हैं ज़्यादातर। बट हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके का कस्टम था। हमें नहीं पता कि उस टाइम पर मैन और वीमेन दोनों ही प्लाव का यूज़ करते थे या फिर सिर्फ मैन किया करते थे या वीमेन किया करते थे। हमें वहाँ का कस्टम नहीं पता कि इस वुडन प्लाव को कौन यूज़ किया करते थे। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पर ज़्यादातर आपको फार्मिंग कम्युनिटीज़ में ये देखने को मिलेगा कि जो मैन हैं वो प्लाव करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, राइट? बहुत स्ट्रेंथ लगती है, तो मैन इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस तरीके का कोई कल्चर था या नहीं था, राइट? द हड़प्पन्स रियर्ड अ कैटल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर्डिंग भी हुआ करती थी कंट्री साइड में, तो ये लोग कौन कौन से पशुओं को पाला करते थे? कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हड़प्पन्स है वो कैटल, शीप, गोट एंड बफेलोज को पाला करते थे। अब इन एनिमल्स को ये पाला करते थे तो इनके लिए वाटर एंड पास्चर्स मतलब ग्रासेस की भी जरूरत होती थी, ठीक है? तो वाटर एंड पास्चर्स इनको कहाँ से अवेलेबल होता था? जहाँ ये रहा करते थे ना वहीं आसपास वाटर एंड पास्चर्स होता था। पास्चर्स होता है मतलब जैसे ग्रास हो गई, जो एनिमल्स का खाना होता है उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स को वाटर एंड पास्चर्स मिल जाया करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया अभी कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, तो जब ड्राई समर मंथ्स होते थे ना तो आसपास के जो वाटर हैं वो भी सूख जाया करते थे एंड जो पास्चर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाया करते थे, क्योंकि एक ही जगह पर रहोगे तो ग्रासेस एक ना एक टाइम पर तो ख़त्म हो ही जाएंगी। तो ड्राई समर मंथ्स में ये लोग क्या करते थे, ये थोड़े से फार डिस्टेंस प्लेसेस पर अपने एनिमल्स को लेके जाते थे ताकि अपने एनिमल्स को ये ग्रासेस खिला सके एंड वाटर अवेलेबल करा सकें। अब आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर। ये लोग इस फ्रूट को खाया करते थे, बेर को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये आपने। ये लोग फिश भी पकड़ा करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को ये हंट किया करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे, जिसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली नाम दिया है एंटेलोप का, मतलब हिरण का। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन सी जो प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जाते थे। फिर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इरिगेशन नहीं होती थी तो यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ड्राई समर मंथ्स में ये अपने जो एनिमल्स हैं उनको वाटर एंड पास्चर्स खिलाने के लिए फार डिस्टेंस प्लेसेस पर लेकर जाया करते थे। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लाव भी मिली है, लेकिन टॉय प्लाव मिला है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोट एंड चैरियट। चैरियट को देखो आप शायद वुडन कार्ट या बुलक कार्ट कहोगे, ज़्यादा अच्छा है। मैं चैरियट तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जामिनर ना कुछ भी लिख सकता है इससे रिगार्डिंग, क्योंकि हमें नहीं पता ना। देखो आप खुद देखो, हम सारी चीज़ प्रोबेबिलिटी पे कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता, हम उस टाइम पर जिंदा नहीं थे, राइट?
तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर ये क्या होगा, हम तो अनुमान लगाकर चलते हैं कि ये क्या होगा। तो इसलिए मैंने आपको 3-4 इसके पॉसिबल वर्ड दिए हैं कि एग्जामिनर इनमें से कुछ भी लिखे तो आप उस पर टिक करके आ सकें, राइट। फिर इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रूट कलेक्ट किया जाता था, बेर। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वाइल्ड एनिमल का ये शिकार करते थे, एंटीलोप। ठीक है, मैंने बता दिया कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट वन, अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन द गुजरात। अब हम जानेंगे कि हड़प्पन टाउन जो गुजरात में मिला है, कौन सा हड़प्पन टाउन मिला है, द सिटी ऑफ ढोलावीरा। तो ढोलावीरा एक हड़प्पन सिटी या हड़प्पन टाउन जिसे हम कह सकते हैं, ये कहाँ पर था, ये था गुजरात में स्थित। द सिटी ऑफ ढोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खदीर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज BET बेत, इन द रण ऑफ कच्छ। देखो, गुजरात में ढोलावीरा पाया गया, ढोलावीरा शहर, लेकिन गुजरात में कहाँ पर स्थित था ये, एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, दैट इज कच्छ। और इसे हम रण ऑफ कच्छ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वाइट सोल्ट बहुत पाया जाता है। और यहाँ पर रण ऑफ कच्छ ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसके पास है खदीर बेत। खदीर बेत, बेत का मतलब क्या होता है, वाटरलैंड या आईलैंड। तो यहाँ पर ढोलावीरा स्थित था। ठीक है, तो खदीर बेत की वजह से ढोलावीरा के लोगों को फ्रेश वाटर मिलता था एंड यहाँ पर साथ ही साथ जो सोइल थी वो फर्टाइल थी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि सारी की सारी हड़प्पन सिटीज़ हम ये पढ़ते आए हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, हड़प्पन सिटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन हड़प्पन सिटीज़ में एक शहर ढोलावीरा ऐसा शहर था जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। देखो, हड़प्पन सिटीज़ कौन से 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ईस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट, लोअर पार्ट एंड सिटाडेल। सिटाडेल, ठीक है, यही पढ़ा ना हमने। लेकिन ढोलावीरा एक ऐसा शहर था हड़प्पन सिटीज़ में जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, और जो ये तीनों पार्ट्स थे ये मैसिव स्टोन वॉल्स से सराउंडेड थे, मतलब तीनों ही पार्ट को बड़े बड़े पत्थरों से सराउंड कर रखा था। इसके अलावा तीनों ही पार्ट्स में बहुत बड़े बड़े गेटवेज थे, अंदर जाने के लिए, एंट्रेंस के लिए बहुत बड़े बड़े गेटवेज लगा रखे थे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ढोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन अदर जो हड़प्पन सिटीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हड़प्पन सिटीज़ में कौन सा ऐसा शहर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो आपको टिक करके आना है ढोलावीरा पर। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि ढोलावीरा में जो ये तीनों पार्ट्स हैं वो मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड थे, मतलब बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगा रखे थे और फिर हर एक जगह पर आपको एक गेटवे देखने को मिलेगा। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। ढोलावीरा में हमें एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जो सेरेमनीज़ के लिए रखा हुआ था, मतलब यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज़ की जाती थी, पब्लिक कार्यक्रम किए जाते थे जहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज़ की जाती थी। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, other finds include large letters on the Harappan script that were carved out of the white stone and perhaps inlaid in wood। देखो, यहाँ पर एक और अवशेष हमें देखने को मिले हैं, वो ये हैं कि ढोलावीरा में हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिली है, और जो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट है ना ये वाइट स्टोन पर कार्व की गई है। जैसे कि देखो, ये वाइट स्टोन हुआ बहुत बड़ा सा पत्थर, और इस पर ना हड़प्पन स्क्रिप्ट मतलब हड़प्पन लिपि जो है वो लिखी हुई है, राइट। अब इस वाइट स्टोन को फिर वुड में इनलेड किया है, मतलब लकड़ी में फिर इसको जड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे लकड़ी में फिर इसको जड़ दिया। समझ गए आप मेरी बात। तो इस तरीके की चीज़ ढोलावीरा में मिली है। और आपको एक कमाल की बात मैं बताती हूँ कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि यहाँ पर इन स्टोन्स पर क्या लिखा हुआ है। आज तक कोई भी हड़प्पन लिपि को नहीं पढ़ पाया। सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो यही है। तो इसी वजह से हमें नहीं पता कि यहाँ इन स्क्रिप्ट पर क्या लिखा हुआ है, क्या बयान किया हुआ है।
ये चीज़ आज तक हमें नहीं पता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि जो हड़प्पन राइटिंग्स हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पर मिला करती थी, जैसे सील्स पर। लेकिन हमें धोलावीरा में एक नई अनोखी चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ पर हड़प्पन स्क्रिप्ट वाइट स्टोन पर कार्व थी, ना कि सील्स पर। ठीक है, ध्यान रखना, धोलावीरा में जो हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है वो किस पर लिखी हुई मिली है? वाइट स्टोन पर, वाइट स्टोन पर। और जो ये वाइट स्टोन है फिर इसको ऐसे वुड में इनलेड कर दिया, मतलब जड़ दिया इसको वुड में, राइट। अदरवाइज अभी तक हमने अदर हड़प्पन सिटीज़ में एक चीज़ देखी है, अदर हड़प्पन सिटीज़ में भी हमें हड़प्पन राइटिंग, हड़प्पन स्क्रिप्ट देखने को मिली, बट वो सारी की सारी स्क्रिप्ट कहाँ पर थी? सील्स पर हमें देखने को मिली थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर लोथल शहर के बारे में बात करेंगे। लोथल शहर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर? क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत, खंबत की जो खाड़ी है उसके पास में। और यहाँ पर साबरमती नदी जो है वो भी बहती है गुजरात में, तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी जो बहती है वहीं पर लोथल शहर स्थित है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो शहर हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो आपको मेजरली बस ये ध्यान रखना है, जैसे कि गुजरात में लोथल एंड धोलावीरा जो है हड़प्पन सिटी ये पाई गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर और जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये हैं कि इन हड़प्पन सिटीज़ में और क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लोथल शहर है ये ऐसी जगह सिचुएटेड था जहाँ पर रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे, जैसे कि एक तो उसमें एग्जांपल दिया है सेमी प्रीशियस स्टोन्स। तो लोथल शहर ऐसी जगह सिचुएटेड था, ऐसे एरियाज़ के पास जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिल जाया करते थे ईजिली। इसके अलावा यहाँ पर रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती थी। तो कौन कौन से रॉ मटेरियल से चीज़ें बनाई जाती थी? जैसे कि स्टोन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, शेल एंड मेटल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाए जाते थे। इसके अलावा लोथल शहर में एक स्टोर हाउस भी पाया गया है एंड मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो लोथल शहर है इसमें स्टोर हाउस पाया गया है और इन स्टोर हाउस में आपको क्या देखने को मिलेंगे? सील्स एंड सीलिंग्स। तो सील्स एंड सीलिंग्स का मतलब क्या हुआ? इंप्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले, मतलब सील का इंप्रेशन दे देना किस पर? क्ले पर। हालांकि अभी हम नेक्स्ट पेज पर सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। स्टोर हाउस पाए गए हैं लोथल सिटी में और स्टोर हाउस में सील्स एंड सीलिंग्स पाई गई हैं। इसके अलावा ये ऐसी जगह पर सिचुएटेड था जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिला करते थे। अब यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लोथल जो शहर है यहाँ पर एक डॉकयार्ड भी पाया गया है और ये जो डॉकयार्ड है यहाँ पर एक ह्यूज टैंक है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बोट्स एंड शिप्स का यूज़ किया जाता होगा रिवर एंड सी चैनल के थ्रू, एंड जो गुड्स हैं मतलब जो सामान है उनको लोड एंड अनलोड किया जाता होगा। तो हमारा देखो यहाँ पर 4 क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट बने। एक तो ये बन गया कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं लोथल शहर में। दूसरा ये हो गया कि यहाँ पर स्टोर्स एंड स्टोर हाउसेज मिले हैं जहाँ पर सील्स एंड सीलिंग्स भी पाई गई हैं इन स्टोर हाउसेज में। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि लोथल शहर में एक डॉकयार्ड पाया गया है। एंड चौथा यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर हमें शिप्स एंड बोट्स भी पाए गए हैं, मतलब ऐसा हम अनुमान लगाते हैं कि शिप्स एंड बोट्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता होगा। तो अभी तक हमने लास्ट पेज पर ये पढ़ा था कि 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। अब हमें 3rd मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो देखो 2 मोड अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े थे कि एक तो बुलक कार्ट या फिर बुलक कार्ट, अच्छा चलो इसको बुलक कार्ट की बजाय हम वुडन कार्ट लिख देते हैं। एक तो वुडन कार्ट, दूसरा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा हमने? बोट्स। ये दोनों तो हमने लास्ट पेज तक पढ़ लिए। अब हमें नया क्या देखने को मिला? शिप्स। यहाँ पर शिप्स का भी यूज होता था। तो अगर क्वेश्चन आए कि कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखने को मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में? 3, वुडन कार्ट, बोट्स एंड शिप्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लोथल शहर में एक बिल्डिंग भी पाई गई है, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक वर्कशॉप थी मनके बनाने की।
इस बिल्डिंग में शायद उस टाइम पर मनके बनाए जाते रहे होंगे। और ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसे बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे इस बिल्डिंग में। जैसे कि हमें यहाँ पर स्टोन के पीसेस मिले हैं एंड हाफ मेड बीड्स मिले हैं, मतलब हाफ बने हुए जो मनके होते हैं वो मिले हैं। इसके अलावा जिस चीज़ से बीड्स बनाए जाते हैं, मनके जिस चीज़ से बनाए जाते हैं, वो टूल्स यहाँ पर मिले हैं एंड यहाँ पर कुछ हमें फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। सो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पाई गई है ये एक तरीके की यहाँ पर वर्कशॉप थी जहाँ पर वर्कशॉप में बीड्स को बनाया जाता था। अब यहाँ पर सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में बताया हुआ है। सील्स may have been used to stamp bags and packets। सील्स का यूज़ किस लिए होता था? बैग्स एंड पैकेट्स को स्टैम्प करने के लिए, मतलब इन पर ठप्पा लगाने के लिए, ठीक है। कंटेनिंग गुड्स, अब ये जो बैग्स एंड पैकेट्स हैं इनमें क्या होता था? इनमें सामान हुआ करता था। कंटेनिंग गुड्स का मतलब है इनमें सामान होता था और ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, जब इन बैग्स या पैकेट्स को क्लोज या टाइड किया जाता था तो इनके ऊपर फिर एक वेट क्ले अप्लाई की जाती थी। अब वेट क्ले जब नोट पर अप्लाई की जाती थी फिर उस सील के ऊपर हम प्रेस करते थे, मतलब ये लोग प्रेस किया करते थे। तो जब सील के ऊपर जब ये लोग प्रेस करते थे तो वो एक इम्प्रेशन आ जाती थी उस पर ठप्पे की, ठीक है। ठप्पे का एक इम्प्रेशन होता है ना, वो आ जाया करता था। तो इस इम्प्रेशन को हम क्या कहते हैं? हम इस इम्प्रेशन को कहते हैं सीलिंग्स। तो सीलिंग्स हम उसे कहते हैं जब हम सील पर किसी तरीके का ठप्पा लगाते हैं या सील पर हम जब किसी तरीके से सील को दबाते हैं तो उस पर एक निशान पड़ जाता है, उस इम्प्रेशन को हम सीलिंग कहते हैं। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये बैग। अब ये बैग में रखा है बहुत सारा सामान, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो इस पर देखो ये लोग क्या करते थे, इस पर ऐसे नोट बांध दिया, यहाँ पर इसको बांध दिया, बांधने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर वेट क्ले चिपका दी जाती थी। अब ये जो वेट क्ले चिपकाई गई दैट मीन्स ये हो गई सील, और इस पर फिर यहाँ पर ऐसे प्रेस करके स्टैंप लगा दिया जाता था। तो जो स्टैंप लगाया जाता था उससे ना इस सील पर एक इम्प्रेशन आ जाता था, एक ठप्पा या एक निशान आता था, और उसी इम्प्रेशन को हम क्या कहते हैं? सीलिंग कहते हैं। अब सील्स एंड सीलिंग्स इनकी ज़रूरत क्यों होती थी? देखो एक जगह से दूसरी जगह पर सामान सेफली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इस चीज़ का अंदाज़ा सीलिंग से लगाया जाता था। क्योंकि सीलिंग जो है, सीलिंग जब कर दी जाती है तो इंटैक्ट हो जाती है क्ले। अब जब क्ले इंटैक्ट हो गई सो दैट मीन्स कि वो सामान अब सेफ है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जाता था और ये देखा जाता था अगर सीलिंग इंटैक्ट है तो सामान बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर सीलिंग इंटैक्ट नहीं है और सीलिंग टूटी हुई है सो दैट मीन्स कि सामान के साथ छेड़खानी हुई है। सो इस चीज़ का पता लगाया जाता था सील्स एंड सीलिंग्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, लेकिन इसका एंड कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता है, ये आज भी एक मिस्ट्री है, लेकिन बहुत सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो, 3900 साल पहले, वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। हमें हड़प्पन सिटीज़ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। बहुत सारे लोगों ने शहर छोड़ दिए थे, शहरों में रहना बंद कर दिया था। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। अब ना ही लोग यहाँ पर राइटिंग, सील्स एंड वेट्स का यूज़ किया करते थे। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। अब रॉ मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लाना ये सब अब बहुत कम हो गया था। इसके अलावा मोहनजोदारो में वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। मोहनजोदारो में ये देखने को मिला कि यहाँ पर सड़कों पर गार्बेज के पाइल अप बने हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था गलियों में। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नालियाँ थी वो टूट गई थी। न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड।
नए नए घर बना दिए गए थे, लेकिन वो घर कम इम्प्रेसिव थे। लेस इम्प्रेसिव का मतलब है कि इस तरीके से घर बनाए हुए थे जहाँ पर ऐसा लगता है मानो कि यूं ही उठाकर घर बना दिए, कोई योजना नहीं थी, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था। देखो, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखते हैं कि जो घर बनाए हुए थे, जो बिल्डिंग्स थी, वो एक तरीके से बनाई हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम था, राइट, और अलग अलग जगह पर हमें समझ में आता था कि एक योजना के साथ जो है शहरों को बनाया गया है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे 3900 साल पहले इतना बड़ा मेजर चेंज हुआ कि अब यहाँ पर नए नए घर बनने लगे थे, और जो वो घर बन रहे थे ना, वो घर लेस इम्प्रेसिव थे। उनको उस ऑर्डर के साथ नहीं बनाया गया था जो ऑर्डर हमें पहले के हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इतने सारे मेजर चेंजेस क्यों आए ये किसी को नहीं पता है, बट कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो तरह तरह की चीज़ें सजेस्ट करते हैं। स्कॉलर्स का काम क्या होता है, जो रिसर्च करते हैं, इन्हें हम रिसर्चर भी कहते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि शायद इतने मेजर चेंजेस यहाँ पर हमें इसलिए देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ की रिवर्स हैं वो ड्राई अप हो चुकी होंगी, वो सूख गई होंगी। एंड कुछ स्कॉलर्स यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से इतने चेंजेस आए होंगे। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों आया होगा, क्योंकि ये लोग ब्रिक्स को बेक किया करते थे, कॉपर ओर्स में ये स्मेल्टिंग करते थे, तो इन चीज़ों के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है, और ईंधन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वुड की, लकड़ियों की। तो ये लोगों ने शायद बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी होंगी जंगलों में से, और इसीलिए डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से इन लोगों ने शहर छोड़ दिए होंगे, और यहाँ पर हमें मेजर चेंजेस देखने को मिले। या फिर इसके अलावा जो कैटल, शीप एंड गोट हैं, इन्होंने एक एरिया को, जो ग्रीन कवर है, उसको ओवर ग्रेजिंग कर दिया, तो इस वजह से मे बी ये जो एरियाज हैं ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसके अलावा ये रीज़न भी हो सकता है कि यहाँ पर बाढ़ आई हो, फ्लड्स आई हो। बट फिर भी चलो, हम ये सारे रीज़न पढ़ रहे हैं, क्या ये सभी रीजन्स की वजह से सारी की सारी हड़प्पन सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। चलो माना कि फ्लडिंग या फिर रिवर के ड्राई अप होने की वजह से कुछ एरियाज़ में हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, बट सारी की सारी हड़प्पन सिटीज़ किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है इन रीजन्स की वजह से, ये आज तक भी पता नहीं लग पाया है। या फिर ये रीज़न हो सकता है कि जो यहाँ के रूलर्स हैं उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया होगा इन एरियाज़ पर। मतलब शायद क्या पता किसी तरीके की कोई बैटल हुई हो, एंड ये जो यहाँ के रूलर्स हैं वो हार गए हों उस बैटल में, राइट। सो बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं। पर चाहे कुछ भी हो, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चेंजेस तो बहुत आए। जैसे कि सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो ये एरिया है, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर जो हड़प्पन साइट्स हैं वो बिल्कुल उजड़ चुकी थी, एंड बहुत सारे लोग नए प्लेसेस पे स्मॉलर सेटलमेंट में शिफ्ट हो गए थे। कहाँ पर? ईस्ट एंड साउथ एरिया की तरफ। इसके बाद हमें नई सिटीज़ देखने को मिली लगभग 1400 साल के बाद, जिनके बारे में हम चैप्टर 5th एंड 8th में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम एल्सवेयर में इजिप्ट के बारे में जानेंगे। आपने अपने एटलस में इजिप्ट को लोकेट करना है। इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील। देखो यहाँ पर ना नील नदी बहती है, तो जहाँ पर नील नदी बहती है उसके आसपास की जगहों को छोड़कर मोस्ट पार्ट इजिप्ट का क्या है, वो ड्राई डेजर्ट है। यहाँ पर लगभग 5000 साल पहले जो किंग रूल किया करते थे, उस किंग ने अपनी आर्मी को फार डिस्टेंस प्लेसेस पर भेजा था ताकि गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स लाए जा सकें। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टूम्स नोन एज पिरामिड्स। इन्होंने ऐसे ह्यूज टूम बनवाए जिन्हें हम पिरामिड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पिरामिड क्यों बनवाए गए। देखो, जब ये किंग मर जाया करते थे ना, इन राजाओं की बॉडी को इन पिरामिड में प्रिजर्व किया जाता था एंड यहाँ पर बरी किया जाता था। These carefully preserved bodies are known as mummies। और फिर जो इन किंग की जो ये बॉडी है, जो शव है, इसे क्या कहा जाता था? ममीज कहा जाता है। ठीक है, ममीज के नाम पर ये जाने जाते हैं। अब जो ये किंग थे, अगर ये मर जाया करते थे, इनको इन पिरामिड में जब दफनाया जाता था या प्रिजर्व किया जाता था इनकी बॉडी को, तो इनके साथ बहुत सारी चीज़ें बरी की जाती थी।
जैसे कि फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ornament, utensils, musical instrument, weapons, animals, and sometimes even serving men and women were also buried with the rulers. तो रूलर्स के जो अपने सेवक या सेविकाएं होती थी, तो जब इनके सेवक या सेविकाएं भी मर जाया करती थी ना, तो इनको भी इन्हीं पिरामिड में इनके राजा के साथ दफनाया जाता था. And these are amongst the most elaborate burial known in the world history. अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक अगर हम ब्यूरियल सिस्टम की बात करें तो ब्यूरियल सिस्टम में सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो यहाँ इजिप्ट में ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कि जब ब्यूरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है तो कितनी सारी चीज़ें दफनाई जाती थी. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये. जैसे कि अगर आपको याद हो तो आप मुझे अब बताना कि मेहरगढ़ में जब हमने पढ़ा था, मेहरगढ़ में अगर कोई व्यक्ति मर जाया करता था तो उसके साथ वो किस एनिमल को दफनाया करते थे साथ में, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो वही चीज़ यहाँ पर आप देखना कि जैसे हम मेहरगढ़ में देख रहे हैं वैसे ही देखो यहाँ पर भी है कि जब रूलर्स मरते थे तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे बरी की जाती थी. ठीक है, तो आज का जो हमारा ये 3rd चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और कल हम 4th चैप्टर पर बात करेंगे.